हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दृष्टि 2024 को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो आज जो हमारा टॉपिक है वह वैज्ञानिक परिदृश्य। वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत हमारा लेक्चर 7 आएगा, जिसमें अभी तक हम देखे जाए तो हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य को कवर किया गया। जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य के आपके दो टॉपिक मतलब की दो लेक्चर आए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के दो लेक्चर आए हुए हैं और जो आपका तीसरा लेक्चर था आर्थिक परिदृश्य, उसके अंतर्गत आपके दो लेक्चर आए हुए हैं। अब ये आता है हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य, इसके भी आपके दो लेक्चर रहेंगे। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का परिदृश्य कंप्लीट किया जाएगा, फिर बिहार, फिर इसके बाद आपका संक्षिप्त की और खेल कूद के बारे में कंप्लीट किया जाएगा। तो इसी के साथ ही आपकी मैगजीन कवर हो जाएगी। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो इस टॉपिक की शुरुआत करने के पहले टॉपिक के बारे में बता देती हूँ कि हम किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो वैज्ञानिक प्रदर्शन है, इसके अंतर्गत जो हमारे टॉपिक आते हैं, जिसमें अद्यतन खगोलीय गतिविधियां। इसके अंतर्गत पहला आएगा जैसे कि चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी मिली हुई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वीनस ऑर्बिटर मिशन अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान। अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के बारे में आएगा, जैसे भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र एरावत, जो कि भारत का द्रुततम गम सुपर कंप्यूटर। शरीर एवं स्वास्थ्य में से वैज्ञानिक गतिविधियों में जैसे कि एमबीए वीएन एम पॉक्स का पहला टीका, हिलकॉन हैजा का नया टीका। अद्यतन पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भारत के दो नए रामसर स्तंभ, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, रक्षा विज्ञान के अंतर्गत जोरावर हल्का युद्ध टैंक VLSRSEM का सफल परीक्षण, मालपे और मुल्की का जलावतरण और अग्नि 4 का सफल परीक्षण। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत हमारे ये मेजर टॉपिक है। तो इन मेजर टॉपिक को एक एक करके कवर करते हैं। हमारे टॉपिक में पहला जो टॉपिक आ रहा है, चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी मिली हुई है, इसके बारे में। तो चंद्रयान 4 मिशन क्या है और इसके पहले जो 3 मिशन आए हुए हैं वो कौन कौन से सफल हुए, किस तरीके की गतिविधियां रही, और अभी 4 मिशन जो आया हुआ है या फिर इसको मंजूरी मिली हुई है, तो ये इसे कब लैंड किया जाएगा। तो इस मिशन के बारे में क्या मूलभूत विशेषताएं रहेंगी, तो इन सब के बारे में जानते हैं। तो चंद्रयान 4 मिशन जो है वह 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी हुई। इस मिशन के तहत देखा जाए तो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जो चंद्रमा से नमूने एकत्र है उनका पृथ्वी पर विश्लेषण भी किया जाएगा। तो इस मिशन के अंतर्गत एक प्रावधान है। और इस मिशन में अंतरिक्षयान के विकास और परिवेक्ष प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व इसरो पर होगा और चंद्रयान 4 मिशन के माध्यम से उन मूलभूत क्षमताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा जो चंद्रमा पर भारत की मानव युक्त लैंडिंग, जिसे वर्ष 2040 तक प्रस्तावित के लिए आवश्यक है। और चंद्रयान 4 मिशन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन में सत होगा, जिस पर कुल व्यय 2104.06 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया, जो भारत को उन महत्वपूर्ण मूलभूत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाएगा जो मानव युक्त मिशनों, चंद्रमा से नमूनों की वापसी और चंद्रमा के नमूनों को वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आवश्यक है। और इस मिशन को अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 36 महीनों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। तो ये चंद्रयान 4 के अंतर्गत जो मिशन को मंजूरी मिली हुई है उसके अंतर्गत है, जिसमें उसके उद्देश्य और इस मिशन के क्या प्रावधान है, ये कितना रुपया आवंटित किया गया और कितने महीने में इस टारगेट को पूरा किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई का निर्माण को स्वीकृति दी हुई है। ये कब दी गई है? 18 सितंबर 2024 को इस इकाई की स्वीकृति मिली हुई है और गगनयान कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। और इस मंजूरी के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का विकास किया जाएगा और इस स्टेशन के निर्माण परिचालन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने तथा सत्यापित करने के लिए मिशन संचालित किए जाएंगे। और यह जो मॉड्यूल है इसे वर्ष 2018 में प्रस्तावित किया जाएगा और इसका परिचालन को जो लक्ष्य रखा गया है वो 2035 तक रखा गया है। और भी इससे रिलेटेड पॉइंट आते हैं, जैसे कि एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा होगी जो कि सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देगी। और वर्ष 2040 तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो ये आपका जो मिशन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसके बारे में है, जिसको पहली इकाई ये आपकी स्थापित की गई है, मतलब कि इसके निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसे 2028 तक प्रस्तावित किया जाएगा। 2035 तक इसका ऑपरेशनल स्टेशन का निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित है वो किया जाएगा।
और उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो इसे 2040 तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वीनस ऑर्बिटर मिशन जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंतर्गत बात की जाए तो वीनस ऑर्बिटर मिशन को हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह जो मिशन है, इसे पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? वीनस, जिसे शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु इसे लॉन्च किया गया। इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञानिक के संबंध में बेहतर समझ का निर्माण करना है। साथ ही शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डेटा उत्पन्न करना है और शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का पता लगाना इसके प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इस मिशन में इसरो का एक उत्तरदायित्व सर्वाधिक है और इसमें का जो प्रक्षेपण है 2028 में किया जाएगा और इस मिशन में कुल 1236 करोड़ रुपए के कोष की यानी कि फंड की मंजूरी दी गई है, जिसमें 834 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है शुक्र ग्रह में प्रमुख वैश्विक मिशन के बारे में, जैसे कि पहला आता है मेरीनार, सेकंड वन यह पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह के अन्वेषण के लिए एक पहला सफल मिशन है, जो अमेरिकी मिशन 14 दिसंबर 1962 को शुक्र ग्रह के निकट होकर गुजरा था। मैगेलन, जो कि 4 मई 1989 को प्रक्षेपित नासा का मैगेलन शुक्र ग्रह की पूरी सतह की छवियां लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान हो। वीनस एक्सप्रेस, जो कि 9 नवंबर 2005 को प्रक्षेपित यह पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान था, जिसे शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया गया। हो रहा है इसमें डेबिनिसी, जो कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, जो कि नासा के एक प्रक्षेपण वर्ष 2030 तक प्रस्तावित है। और आता है वेरिटास, जो कि वेनस इमेजिबली रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी, यह भी मानव नासा का एक भविष्य में प्रक्षेपित किए जाने वाला मिशन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वीनस के प्रमुख वैश्विक मिशन है और अभी हाल ही में एक वीनस के लिए ये मिशन, जो कि वीनस ऑर्बिटर मिशन को स्वीकृति दी गई, जो कि सबसे निकटतम ग्रह वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण की जांच के लिए इसका लॉन्च किया गया है। तो इसके अंतर्गत आता है, जिसे 2028 के लिए प्रस्तावित किया गया है। अब आता है इसके अंतर्गत की अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में जान लेते हैं कि यह जो है इसी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विकास को मंजूरी दी है और इसरो ने के LVM-3 प्रक्षेपण यान के वर्तमान नीत भार क्षमता की तुलना में NGLV का नीत भार क्षमता 3 गुना है, जबकि इसकी लागत जो है LVM-3 की लागत की तुलना में मात्र 1.5 गुना होगी और NGLV एक पुनर्प्रायोजित प्रक्षेपण यान होगा, जो कि कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा। NGLV पृथ्वी की निम्न कक्षा में अधिकतम 30 टन तक वजनी नीत भार को स्थापित करने में सक्षम होगा, जो कि रॉकेट के प्रथम चरण का पुनर्प्रयोग किया जाएगा और वर्तमान में भारत के 10 टन तक वजनी उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम प्रक्षेपण यानों के विकास में आत्मनिर्भरता एक तरीके से प्राप्त कर ली गई है और जो 4 टन वजनी उपग्रह है वह भूल तुल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा लॉन्च करने में सक्षम है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 3 विकासात्मक उड़ानें D1, D2, D3 आयोजित किए जाएंगे और इसका विकासात्मक चरण को 96 माह यानी कि 8 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पोलारिस डॉन मिशन के बारे में कि 17 सितंबर 2024 को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन का प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है और यह मिशन जो है एक 4 सदस्यीय नागरिक दल के अंतरिक्ष में भेजा जा गया था, जिसके अंतर्गत ये निम्नबद्ध है, जैसे कि जेरेड स्काकमैन मिशन कमांडर, स्कॉट कोटिक, साराय गिलिस, अन्ना मेनन इसके प्रमुख इस मिशन के प्रमुख देखे जाए तो इसके 4 सदस्यीय नागरिक दल हैं जो इसमें अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इन्होंने इस मिशन को वित्त पोषित किया गया है और इसमें लगभग 5 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद पोलारिस डॉन मिशन के अंतरिक्ष यात्री ने 15 सितंबर 2024 को वापस आ गया था और पोलारिस डॉन मिशन जो है कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है, जैसे कि इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक को पूरा किया गया है और गैस पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई प्रथम स्पेस वॉक रही है और इसमें 190 इंटू 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की गति से यात्रा के दौरान 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा के दौरान संपन्न हुआ है
और अंतरिक्ष निर्वात की स्थिति में स्पेस वॉक को संचालित करने में स्पेस एक्स द्वारा निर्मित ईवीए यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी स्पेस सूट में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की हुई है और पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई एक तरीके से इस उड़ान के दौरान प्राप्त की हो, जिससे ऊंचाई में उड़ान भरने में वह 1408.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सफल रहा है। और इसमें देखा जाए तो अपोलो कार्यक्रम के बाद यह किसी भी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन द्वारा प्राप्त उच्चतम ऊंचाई थी। नेक्स्ट आता है अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जैसे कि पोलारिस डॉन मिशन जो है वह पोलारिस कार्यक्रमों के तहत आयोजित होने वाला 3 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में से पहला मिशन है। इस कार्यक्रम का जो नामकरण है वह एक तरीके से तारामंडल के नाम पर रखा गया है, जो 3 सितारों का एक तारामंडल है जिसे आमतौर पर नॉर्थ स्टार के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके अंतर्गत एक प्रमुख इंपोर्टेंट तथ्य होते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होता है। इस मिशन के दौरान देखा जाए तो इसमें विशेषज्ञ सारा गिलिस ने वायलिन पर स्टार वॉर्स द फोर्स अवेंकस नामक फिल्म के गीत रेड थीम की धुन भी बजाई और इस गीत को रिकॉर्ड में स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह समूह को पृथ्वी पर भेजा गया है। तो इसके अंतर्गत है आईएसएस हेतु संयुक्त एक्सियोम स्पेस इसरो मिशन के बारे में कि अगस्त 2024 में एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक ऐतिहासिक समझौते में अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा और इस मिशन में असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की सिफारिश भी की हुई है और जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर जो कि बैकअप शामिल रहे और ये बहुपक्षीय चालक दल संचालन पैनल जो रहा है वह उपयुक्त दोनों क्रू सदस्यों के अंतरिक्ष स्टेशन में मंजूरी प्रदान की जाएगी, जिसमें मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। गगनयान मिशन जो है वह 4 नामित अंतरिक्ष यात्री इसमें रहे हैं, जैसे कि आपके एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए गए हैं, जिसमें आते हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। इसके अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्री आते हैं। नेक्स्ट आता है मिशन रूमी 2024 जो कि 24 अगस्त 2024 को भारत का विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रायोजित हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन में रूमी नाम दिया गया है। यह मिशन तमिलनाडु के एक तटीय गांव थिरुविंद्रथाई ने लॉन्च किया हुआ। इस मिशन का एक पुनर्प्रायोजक हाइब्रिड रॉकेट एक उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में प्रक्षेपित किया गया और इस मिशन के तहत रूमी फर्स्ट रॉकेट 3 क्यूब उपग्रहों को 50 पीको उपग्रहों तथा माध्य समुद्र स्तर से अधिकतम ऊंचाई तक लेकर गया और ये उपग्रह जो है वह वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन में अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से डेटा एकत्र करेंगे और रूमी फर्स्ट रॉकेट के जेनेरिक इंजन आधारित हाइब्रिड मोटर और विद्युत चालित पैराशूट से सुसज्जित है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें रूमी फर्स्ट जो है एक पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है जो पूरी तरह से आतिशबाजी और टीएनटी से मुक्त है और इसमें रूमी फर्स्ट रॉकेट में तरल और ठोस ईंधन प्रणोदक प्रणालियों को दोनों का प्रयोग किया गया है, जिसमें दक्षता में सुधार, परिचालन लागत में कटौती को मदद मिलेगी। और यह मिशन जो है वह माया स्वामी अनादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया है, जिसमें द मून मैन ऑफ इंडिया उसकी उपाधि से विभूषित किसी श्री अन्नादुरई यूआर उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के निर्देशक रहे। रूमी मिशन के निर्देशक डॉक्टर आनंद मेगालिंगम जो कि स्पेस जॉन इंडिया के संस्थापक और सीईओ हैं और चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्पेस जॉन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से रूमी फेस्टिवल को लॉन्च किया हुआ है। एरोकॉट के संदर्भ में देखा जाए तो इसे फरवरी 2023 में स्पेस जॉन इंडिया ने एक निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत के पहले हाइब्रिड साउंडेड रॉकेट को लॉन्च कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की हुई है और इस उपलब्धि में इस रॉकेट को तमिलनाडु की चेंगलपट्टू जिले स्थित कुट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया और इस रॉकेट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है SLLV D3EOS-08 मिशन के बारे में। जो मिशन है एक तरीके से यह तीसरी विकासात्मक उड़ान। इस उड़ान की सफल परीक्षण जो है चरण पूर्व किया गया है और यह 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान इसकी संपन्न हुई और 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान इसके अंतर्गत संपन्न की गई। इसे सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा में लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह के रूप में
इसरो नवीनतम भू अवलोकन उपग्रह EOS-08 के पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित कर दिया गया और इस मिशन के तहत 200 ग्राम वजनी SR डेमोसैट को भी उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। यह चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस रिक्शा द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 2 पेलोड लेकर आया गया है और एक पेलोड जो है इसमें चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के द्वारा इस छात्रों द्वारा किया गया है और SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला यह प्रथम भारतीय स्कूल बन गया है। EOS-08 के बारे में, जिसका वजन जो देखा जाए वो 175.5 किलोग्राम है। इस उपग्रह में 3 पेलोड को लेकर आया हुआ है, जिसमें EOIR यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, फिर आता है GNSS-R ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रेफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड, फिर SIC अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर आता है। फिर इस मिशन के प्राथमिक उद्देश्य दो देखे जाए, जिसमें माइक्रो सैटेलाइट की डिजाइन एवं विकास करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का निर्माण करना, भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए एक आवश्यक नई प्रौद्योगिकियां इसके अंतर्गत शामिल। SSLV के अंतर्गत देखा जाए तो यह इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है, जो कि उभरते हुए वैश्विक लघु उपग्रह प्रमोशन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो SSLV का विकास किया गया है, जिसमें लघु उपग्रह प्रमोशन वाहन इसका एक पूर्ण नाम है, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका एक प्रमुख नाम है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 34 मीटर, व्यास 2 मीटर और उत्थापन द्रव्यमान 120 टन और यह 100 से 10 से 500 किलोग्राम भारत तक के छोटे सूक्ष्म और नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ग्रही कक्षा में प्रमोचित करने में सक्षम है, जो कि एक त्रिचरणीय रॉकेट है जिसके सभी चरण ठोस प्रणोदक युक्त इसके अंतर्गत होते हैं। अब आते हैं पुष्पक इसरो पुनर्प्रयोजक प्रक्षेपण यान के बारे में। कि 23 जून 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पुनर्प्रयोजक प्रक्षेपण यान का अवतरण परीक्षण किया हुआ है। यह एक रॉकेट के लैंडिंग परीक्षण की श्रृंखला में यह तीसरा और अंतिम परीक्षण है और इस परीक्षण का जो आयोजन है वह वैमानिक परीक्षण क्षेत्र चित्रदुर्ग कर्नाटक में लॉन्च किया गया है और इस पुनर्प्रयोजक रॉकेट की प्रथम लैंडिंग का सफल परीक्षण 2 अप्रैल 2023 को संपन्न किया गया और इसकी दूसरी लैंडिंग जो है वह 22 मार्च 2024 को आयोजित की गई। इस नवीनतम परीक्षण के तहत अधिक चुनौतीपूर्ण प्रमोचन स्थितियों के तहत RLAV की स्वायत्त रूप से लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन इसके अंतर्गत किया गया और इस पंखनुमा प्रक्षेपण यान को पुष्पक का नाम दिया गया है और इस नवीनतम मिशन के तहत RLV को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को प्रमोचित किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम RLV-TD प्रोग्राम के बारे में, जो पुनर्योजक प्रक्षेपण यान तकनीकी प्रदर्शन कार्यक्रम है, जिसे इसरो का RLV-TD कार्यक्रम प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभियानों की एक श्रृंखला है, जिन्हें एक पूर्णतः पुनर्प्रयोजक द्विचरणीय कक्षीय यान के विकास की दिशा में एक पहला कदम माना जा रहा है, जो कि एक भारत के प्रस्तावित पुनर्प्रयोजक प्रक्षेपण यान का एकमात्र प्रोटोटाइप है, जो आकार एवं भार में अपने अंतिम प्रारूप के छठे हिस्से के बराबर है। RLV-TD को एक उड़ान परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकियों की जांच की जाएगी। साथ ही इन कई चरणों में प्रायोगिक उड़ानों की एक श्रृंखला के माध्यम से इसे विकसित किया जाएगा। यह जो श्रृंखला है इसे हाइपरसोनिक प्रयोग उड़ान भी कहा जाता है और इसकी लैंडिंग का प्रयोग संचालन किया जाएगा और इसमें देखा जाए तो इसके बाद वापसी उड़ान प्रयोग और स्क्रैमजेट प्रणोदन प्रयोग आदि इसमें संपन्न हो और भविष्य की इस प्रोटोटाइप यान का उन्नयन कर इसे भारत के द्विचरणीय पुनर्प्रयोजक कक्षीय प्रक्षेपण यान के प्रथम चरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पूर्णतः 3D प्रिंटिंग इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट के बारे में। 30 मई 2024 को एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण जो है वह रॉकेट के श्री हरिकोटा में संपन्न हुआ है। यह प्रक्षेपण चेन्नई स्थित अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड में किया गया है। इसमें लॉन्च पैड को धनुष नाम दिया गया है और यह अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें एकल 3D इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट का अग्निबाण SORTED यानी कि अग्निबाण सब ऑर्बिटर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का नाम दिया गया है, जो कि एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है जिसे किसी रॉकेट का प्रथम प्रक्षेपण भी था। नए मिशन में जिस एकल 3D युक्त अर्ध क्रायोजिक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है उसे अग्निलेड का नाम दिया गया है और इस मिशन में भारत की इथरनेट आधारित
एवियोनिक्स आर्किटेक्चर से युक्त किसी रॉकेट की ये पहली उड़ान होगी और इसमें देखा जाए तो इस मिशन का उद्देश्य अग्निकुल कॉस्मेस प्राइवेट लिमिटेड के कक्षीय प्रक्षेपण यान में अग्निबाण के लिए एक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, साथ ही उड़ान संबंधी महत्वपूर्ण डेटा को एकत्र करना और प्रणालियों का इष्टतम परिचालन इसके अंतर्गत सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आता है ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन। यह जो मिशन है एक तरीके से देखा जाए तो इसे 19 मई 2024 को NS-25 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह उपग्रह अंतरिक्ष उड़ान मिशन था जिसके तहत 7वां मानव उड़ान मिशन भी है जो 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसमें भारत के एक उद्यमी पायलट गोपी थोटापुरा में शामिल है और जो भारत के पहले नागरिक आधारित अंतरिक्ष पर्यटन बन गए हैं, जिसमें राकेश शर्मा को अंतरिक्ष यात्रा करने के दूसरे भारतीय नागरिक बन गए हैं। और न्यू शेफर्ड में ब्लू होरिजन का पूर्णतः प्रायोजित जो कक्षीय रॉकेट रहा है। नेक्स्ट आता है भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेखरपट्टिनम में भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया हुआ है। यह जो पोर्ट है इसे तमिलनाडु के थुतुकड़ी जिले में एक तटीय गांव है और इसमें भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट 24 महीनों के भीतर पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा, जो कि एक गैर सरकारी उद्यमों की अंतरिक्ष गतिविधियों का संवर्धन करेगा। इसका उपयोग छोटे उपग्रहों को पूर्व निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में प्रक्षेपण किया जाएगा और इसमें श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार का भारत का पहला अंतरिक्ष पोर्ट होगा, जो भारतीय अनुसंधान संगठन इसका एक प्रमुख केंद्र के रूप में रहा है। अब आता है 2005 ES 296 क्षेत्र क्षुद्र ग्रह के बारे में कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलकीय संघ द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण करने की घोषणा की गई। यह 2005 में EX 296 नामक क्षुद्र ग्रह को जयंत मूर्ति नाम दिया गया। यह जो है इस छोटे पिंडों के नामकरण का कार्य समूह के माध्यम से यह घोषणा करता है, जिसमें IAU ऐसा कार्य समूह और सौर मंडल में स्थित सभी क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य लघु पिंडों को आधिकारिक नाम करने के लिए नामित करता है और इसकी खोज 2005 में की गई थी। ये क्षुद्र ग्रह जो परियोजना है वह अमेरिका में स्थित किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से अमेरिकी खगोलविद MWB ने इसे खोजा हुआ था और यह जो क्षुद्र ग्रह है यह मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित कक्षा में घूर्णन करते हुए प्रत्येक 3.3 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करेगा। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के उन 2 पूर्व निर्देशकों की श्रेणी में शामिल किया गया है जिनके नाम पर किसी क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया। नेक्स्ट आता है स्टेटियो शिव शक्ति के बारे में कि हाल ही में ग्रही प्रणाली नामकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने कार्यकारी समूह ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेटियो शिव शक्ति नाम मंजूरी दी हुई है। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने का एक सफलता प्राप्त की हुई, जिसमें विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम जाना गया है और इसे नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई। यह स्थलीय नामकरण की तरह यह नामकरण का उपयोग किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर किसी आकृति या चिन्ह को विशिष्ट रूप से पहचान के लिए किया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसे उस आकृति का आसानी से पता लगाकर उसका वर्णन किया जा सके। इन ग्रहों, पिंडों और सतह पर उगाई जाने वाली आकृतियों के नामकरण में केवल तभी किया जा सकता है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो और जब ऐसी आकृतियां चिन्हों का नामकरण बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक और मानचित्रण समुदायों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट आता है विक्रम फर्स्ट के चरण सेकंड के परीक्षण के बारे में, जो कि 27 मार्च 2024 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विक्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण प्रक्षेपण यान किया गया, जो कि इसका द्वितीय स्टेज सफल हुआ। यह परीक्षण जो है वह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में किया गया। विक्रम फर्स्ट प्रक्षेपण यान का द्वितीय चरण कलाम 250 नाम दिया गया और इसके पूर्व स्काई रूट स्काई एरोस्पेस द्वारा मई 2022 में विक्रम फर्स्ट रॉकेट में तृतीय चरण कलाम सेकंड का 100 का सफल परीक्षण किया जा चुका है। और 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के विक्रम फर्स्ट का रॉकेट का परिणामरण किया गया और यह कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। यह एक बहुचरणीय प्रक्षेपण यान है जिसमें 480 किलोग्राम नीट भार को 500 किलोग्राम की ऊंचाई वाले निम्न कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। और विक्रम फर्स्ट जो है वह पूर्णतः कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है जो कि 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है और विक्रम फर्स्ट स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित
एक द्वितीय रॉकेट भी है। अब आता है ओडीसीएस, चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान के बारे में, कि 22 फरवरी 2024 को ओडीएस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया। 15 फरवरी 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया और यह ह्यूस्टन या अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट मशीन नामक एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए आईएम फर्स्ट के मिशन के तहत इसे प्रक्षेपित किया गया और इस मिशन के तहत नोवा सी, जो कि रोबोटिक चंद्र लैंडर, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के में स्थित मेलापर्ट फर्स्ट के क्रेटर के निकट इसे उतारा गया है और इस नोवा में सी में लूनर लैंडर को ओडीसीएस नाम दिया गया है और ओडीसीएस वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। अब आता है कि इसमें मेलापर्ट एक क्रेटर के बारे में जान लेते हैं कि यह जो क्रेटर है इसका नाम चार्ल्स मेलापर्ट के नाम पर रखा गया है। चार्ल्स मेलापर्ट का जो जन्म है वह 1581 में और इनकी मृत्यु 1630 ईस्वी में बेल्जियम के एक खगोल वैज्ञानिक के तौर पर की गई थी। बेल्जियम में एक खगोल वैज्ञानिक रहे और इनकी मृत्यु 1630 में हुई थी। जन्म 1581 में हुआ था और मेलापर्ट के नाम पर ही क्रेटर का नाम रखा गया है, मेलापर्ट ए क्रेटर। एचएपीएस सफल परीक्षण के बारे में, कि फरवरी 2024 में सीएसआईआर राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक सौर ऊर्जा चालित छद्म उपग्रह का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह वास्तव में एक नई पीढ़ी के अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रोटोटाइप है। इसमें कोई सामान्य यूएवी नहीं है और बल्कि ये समताप मंडल तक की उड़ान भर सकता है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें कई महीनों तक लगातार उड़ान भर जाती है और यह हाई एल्टीट्यूड स्यूडो या हेल यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस व्हीकल इसे कहा जाता है। और यह जो देखा जाए तो इसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रकूट जिले के चल्लिकेरे में किया गया। अब आता है जीएसएलवी F14 इनसेट 3DS मिशन के बारे में। यह मिशन जो है वह 17 फरवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा यानी कि इसरो के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। इस उपग्रह में जीएसएलवी F14 प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया गया और यह प्रक्षेपण जो है वह श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में इसका संपन्न हुआ और यह एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसमें वर्तमान प्रचालनरत इनसेट 3D और इनसेट 3DR उपग्रहों के साथ देश की मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं में वृद्धि करेगा। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विज्ञान एवं संस्थान बेहतर मौसम एवं पूर्वानुमान मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करने में इनसेट 3DS उपग्रह के डेटा का उपयोग करेंगे, जैसा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, राष्ट्रीय उष्ण केंद्र, देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, ESSO भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद इसके अंतर्गत रहा। तो इसकी खास बात है, पहला तो ये कि ये भूतुल्यकारक उपग्रह विमोचन यान की 16वीं उड़ान है, या जीएसएलवी की 10वीं उड़ान है और यह 7वीं उड़ान का ये परिचालन इसके अंतर्गत किया गया है। पीएसएलवी C58 एक्सपो सेट मिशन के बारे में, कि 1 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पीएसएलवी C58 के माध्यम से एक्सपो सेट के उपग्रह का प्रक्षेपण किया हुआ है। यह जो है वह श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में उड़ान भरी है और यह एक्सपोसेट पूर्व की ओर निम्न झुकाव कक्षा को स्थापित करता है, जिसकी ये कुल 60वीं उड़ान है। यह संस्करण की ये चौथी उड़ान है, जिसमें एक्सपोसेट का जो पूर्ण नाम है वह एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, यानी कि एक्स-रे ध्रुवमापी उपग्रह होता है, जो कि एक इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोल के स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन के अनुसंधान हेतु ये एक तरीके से समर्पित है। इसमें 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया हुआ है, जिसमें पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रे और एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि पोलिक्स का जो विकास है वह रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा किया गया है और यह UR राव अंतरिक्ष केंद्र के अंतरिक्ष उपग्रह में इस समूह ने विकसित किया हुआ है। पोलिक्स पेलोड का एक एक्स-रे ध्रुवमापी है के रूप में कार्य करता है, जिसे 8 से 30 केवी के ऊर्जा बैंड में के अंतर्गत खगोलीय प्रक्षेपण के दौरान डिजाइन किया गया था और इसका प्रथम जो प्राथमिक उद्देश्य है एक्सपोसेट मिशन के नियोजित 5 वर्षीय जीवन काल के दौरान विभिन्न श्रेणियों में चमकीले खगोलीय स्रोतों का परीक्षण करना होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसके अंतर्गत देख लेते हैं
ये आपके कुछ जो संस्थान है यानी कि उपग्रह है कहाँ से प्रक्षेपित होते हैं, यानी कि कौन कौन से संस्थान है उसके बारे में बताया गया है। जो पॉइंट 3 है उसके अंतर्गत कौन कौन से स्टार्टअप जो शिक्षण संस्थान है उनमें 10 पेलोड भेजे गए हैं, जिसमें पहला पेलोड आता है आपका RESEM, रेडिएशन सील्ड एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जो कि टेक मी टू स्पेस हैदराबाद से संबंधित संस्थान है। VSAT वुमेन इंजीनियर सैटेलाइट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल। बिलीप सेट 0 KJ सोमैया प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। ग्रीन इंपल्स ट्रांसमीटर एमपीसीटी स्पेस लैब्राडोर प्राइवेट लिमिटेड ठाणे। फिर आता है लीप टीडी लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। रुद्र 0.3 HPG GP बेलाट्रिक एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। ARK जो 200 बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। डेक्स भौतिकी संस्थान प्रयोगशाला अहमदाबाद। FCPS विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। सिलिकॉन आधारित उच्च ऊर्जा से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च, यह 13 अक्टूबर 2023 को नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। नासा के साइकी अंतरिक्ष यान के स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया और इस प्रक्षेपण में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A को लॉन्च किया गया है, जिसमें नासा का DSOC डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नामक का एक प्रयोग भी भेजा गया है, जो कि पहली बार चंद्रमा से परे लेजर संचार का परीक्षण करेगा। साइकी एक अंतरिक्ष मिशन है जो कि धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया है और यह प्रथम ऐसा मिशन है जो चट्टान एवं बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। साथ ही इसमें जो सौर विद्युत प्रबोधन द्वारा ये संचालित है और इसे वर्ष 2029 तक साइकी क्षुद्र ग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। साइकी क्षुद्र ग्रह जो है का खोज 1852 में की गई इटालियन खगोल शास्त्री एनिवेल डी गेस्पारिस द्वारा किया गया था और यह खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्र ग्रह है, जिसका कारण 16 साइकी भी कहा गया और इस क्षुद्र ग्रह का नाम प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में आत्मा की देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, साइकी उपग्रह। और यह जो उपग्रह है वह अधिकांश उपग्रह चट्टानी और बर्फीली होते हैं तथा इनमें क्षुद्रग्रह में चट्टान या बर्फ जो है एक अधिक धातु विद्यमान है और साइकी क्षुद्रग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच एक मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी के बाएं भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट न्यूरा फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। ये 7 अक्टूबर 2023 को स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस द्वारा म्यूरा फर्स्ट नामक पुनर्प्रायोजक रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह जो रॉकेट है इसे अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ ही ये समाप्त हो गया है। म्यूरा फर्स्ट रॉकेट के प्रथम मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य एक उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना है और इसके पूर्व नाम एरियन फर्स्ट के नाम पर इसे जाना गया है और यह एक तरीके से उपकक्षीय पुनर्प्रायोजित रॉकेट है जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया और एक निजी कंपनी द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है। PSLV C57 यानी कि आदित्य L1 मिशन के बारे में कि 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह विक्षेपण यान द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार के द्वितीय लॉन्च पैड में प्रक्षेपित किया गया है। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है और आदित्य L1 मिशन सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु फर्स्ट में संदर्भित है और भारत का प्रथम सौर मिशन भी है। यह मिशन जो है वह सूर्य के अध्ययन के लिए प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी की प्रणाली के प्रथम लैंग्रेजियन बिंदु के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया गया, जिसमें 1.5 मिलियन किलोमीटर इसका एक दूरी है, पृथ्वी से दूरी इसकी है। और आदित्य L1 मिशन में 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर की सूर्य की ओर निर्देशित करता है और इसमें ना तो ये सूर्य पर लैंड करेगा ना ही उसके निकट जाएगा। फिर आता है लैंग्रेज बिंदु के बारे में जान लेते हैं। लैंग्रेज बिंदु जो है जिसका नामकरण इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर किया गया। यह बिंदु अंतरिक्ष में स्थित ऐसे स्थल होते हैं जहां दो विशाल पिंडों जैसे पृथ्वी और सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड जैसे कि अंतरिक्ष यान द्वारा इसके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र के बल पर कार्य बराबर होता है। इस कारण इन बिंदु को स्थापित कोई पिंड या वस्तु इन दोनों खगोलीय पिंडों के संबंध में अपेक्षाकृत स्थिर या संतुलन रख सकती है। और लैंग्रेज बिंदु ऐसे स्थान होते हैं जहां पर अगर कुछ स्थापित किया जाए तो वह वहां पर स्थिर हो जाएगा और अपने स्थान पर बने रहने के लिए उसे दोनों विशाल
खगोलीय पिंडों जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से नहीं जूझना पड़ेगा। लैग्रेंज बिंदु फर्स्ट एलेवन जो है वह सूर्य पृथ्वी रेखा के मध्य स्थित है और इसमें यह सुनिश्चित करता है जो कि सूर्य का निरंतर और निर्बाध रूप से अवलोकन कर सके। आदित्य एल1 मिशन में सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर आया हूँ। जैसे कि 7 पेलोड में पहला आता है दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनोग्राफ, दूसरा आता है सौर पराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप, तीसरी आती है सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे वर्णक्रम मापी, चौथी आती है उच्च ऊर्जा एल1 ऑर्बिटिंग एक्सरे वर्णक्रम मापी, फिफ्थ आती है आदित्य सौर पवन कण प्रयोग, सिक्स आती है प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज, सातवीं आती है उन्नत कक्षीय अक्षीय उच्च विभेदक डिजिटल मैग्नोमीटर इसके अंतर्गत आती है। और फरवरी 2024 में पीएपीए यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य पेलोड ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर प्रभाव का पता लगाया हुआ है और यह ऐसा पहली प्रभामंडल कक्षा इसने आदित्य एल1 मिशन ने पृथ्वी अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी की एल1 बिंदु के आसपास एक कक्षा पूरी कर ली है 2 जुलाई 2024 को। अब आता है नवमित्र डिवाइस के बारे में। यह जो डिवाइस है हाल ही में इसरो के द्वारा इस डिवाइस का अभिनव सुरक्षा उपकरण के एक सफल परीक्षण का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। यह परीक्षण जो है वह केरल स्थित नींदकारा उपनगर में किया गया है जहां पर इस उपकरण को एक मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया था और यह नवमुक्त उपकरण को इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और यह उपकरण समुद्री सीमाओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से इसे डिजाइन किया गया। यह एक तरीके से देखा जाए तो समुद्र में मत्स्य नौकाओं एवं समुद्री अधिकारियों के बीच निर्बाध रूप से एक दो तरफा संचार संभव हो पाता है। लूना 25 मिशन के बारे में। यह जो मिशन है वह रूसी चंद्र लैंडर मिशन था जिसे विगत 47 वर्षों के दौरान रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित यह प्रथम चंद्र मिशन है। कौन सा? लूना 25 मिशन। और इसे इसके पूर्व 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 24 नामक चंद्र मिशन का प्रक्षेपण किया गया था जो कि सफल रहा और इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1 बी फ्रैगनेट रॉकेट में प्रक्षेपित किया है। लूना 25 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगस लावस्की क्रेटर के निकट लैंड किया जा सकता है। और वर्ष 2021 में रूस एवं चीन ने अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण के सहयोग हेतु एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बारे में 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। LVM-3 M5 M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है और यह जो मिशन है यह चौथी परिचालित उड़ान है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार का द्वितीय लॉन्च पैड से किया गया है और इसका कुल भार 3895 किलोग्राम और 3 घटक है जिसमें पहला आता है स्वदेशी प्रबोधन मॉड्यूल, दूसरा आता है लैंडर मॉड्यूल, तीसरा आता है रोवर। रोवर का जो कुल भार है वह 26 ग्राम है और 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल का सफल चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने की सफलता प्राप्त की हुई है और भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की सक्षम विश्व का चौथा देश बन गया और इसके पूर्व अमेरिका, रूस, सोवियत संघ और चीन ने यह उपलब्धि हासिल की हुई है और जापान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सफल लैंडिंग के संदर्भ में तो भारत अभी प्रेजेंट में चौथा बन गया है, इसके पहले के अमेरिका, रूस और चीन है और आपका 5th नंबर पर जापान आता है। और चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय में सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया और चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वह चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा है उसे शिव शक्ति के नाम से जाना गया है और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा और चंद्रयान 2 चंद्रमा से जिस स्थान पर पदचिन्ह छोड़े हुए थे उस स्थान पर तिरंगा नाम दिया गया है। और चंद्रयान 2 जो है वह इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन भी रहा है। तो ये चंद्रयान 3 और 2 के संदर्भ में एक कंपैरिजन को दिया गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि के बारे में कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका में स्थित माइनर प्लेनेट सेंटर के द्वारा शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज की रिपोर्ट जारी की गई। इस प्रकार शनि के उपग्रहों की संख्या पूर्व में 83 से बढ़कर 146 पहुंच गई और इस प्रकार शनि बृहस्पति को पीछे छोड़कर
सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है और शनि 100 या उससे अधिक उपग्रहों वाला सौरमंडल का पहला ग्रह भी बन गया है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, साथ ही यह गैनीमेड के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है, जिसमें 3 नए उपग्रहों में 2 उपग्रह नेपच्यून के और एक उपग्रह यूरेनस का रहा है। इसमें उपग्रहों की संख्या के बारे में जान लेते हैं, तो जिसमें सर्वाधिक उपग्रह जो है वह शनि के हैं, जिसमें आपके 196 मतलब कि 146 आते हैं। दूसरे आता है बृहस्पति, जिसमें उपग्रहों की संख्या 95 है। तीसरा आता है यूरेनस, जहां पर 28 है। नेपच्यून में 16 है। मंगल में 2 आती है। पृथ्वी में 1 आता है और शुक्र और बुध में कोई भी उपग्रह नहीं है। और बयोना ग्रह जो प्लूटो है वहां पर उसके 5 उपग्रह है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके ये जो मेजर टॉपिक है, जो हमारा पहला इसके वैज्ञानिक परिदृश्य का मेजर टॉपिक है, वो फिनिश होता है। अब दूसरा टॉपिक आता है अध्ययन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, कि इसमें देखा जाए तो पहला आएगा कि भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जैसे 31 अगस्त 2024 को गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ किया हुआ है और भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दावित भारी जल रिएक्टर है और यह KAPS4 का व्यवसायिक परिचालन 31 मार्च 2024 को प्रारंभ किया गया। गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन 3 की इकाई 3 भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का दावित जल रिएक्टर होगा और इस रिएक्टर का जो परिचालन है वह 30 जून 2023 को प्रारंभ हुआ था, जो कि एक अपनी तरह का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का PSWR है, यानी कि दावित भारी जल रिएक्टर है, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने डिजाइन किया था, जिसके घटकों और उपकरणों के निर्माण में भारतीय उद्यम भी रहे। और 31 अगस्त 2023 को एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें भारत के पहले स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में इकाई 3 के अपने संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन का कार्य प्रारंभ किया हुआ। और यह काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र और भारत की कुल नाभिकीय क्षमता बढ़कर 8080 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक पहुंच गई। इसमें परमाणु स्टेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो पहले जो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई फर्स्ट और जो इकाई सेकंड रही है, उसकी क्षमता 220 मेगावाट रही है। और 19 सितंबर 2024 को भारत के तीसरे स्वदेशी दाविस भारी जल रिएक्टर ने पहली बार नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया इसमें प्रारंभ हो गई और राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 7 ने भारत का तीसरा स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का PSWR रहा है और यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। नेक्स्ट आता है एरावत, जो कि भारत का द्रुतगम सुपर कंप्यूटर है। इसके बारे में कि 1 जून 2024 को हैमबर्ग में विश्व के द्रुतगम यानी कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई है। इस सूची का ये 63वां संस्करण है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका की सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुतगम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया और विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर रहा है और यह सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस स्कोर यानी लिंक पैक स्कोर 1.206 एक्सा फ्लॉप्स इसका रहा है। इसमें देखा जाए तो यह अमेरिका सुपर कंप्यूटर अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी स्थापित करता है और इसमें फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर हर्बेल्ट पैक्ड इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर द्वारा इस प्रयोग को निर्मित किया गया। यह एडवांस माइक्रो डिवाइसेस प्रोसेसर से लैस है। टॉप 500 सूची में शीर्ष 5 कंप्यूटर आते हैं, जिसमें आपका पहला आता है सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर, दूसरा आता है ऑरोरा अमेरिका का, तीसरा आता है ईगल अमेरिका का, चौथा आता है फुगाकू जापान का और लूमी फिनलैंड का। इसमें टॉप 500 सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटरों को स्थान दिया गया है, जिस सूची में सीडेक पुणे स्थित एरावत PSAI वर्तमान में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और टॉप 500 सूची में इसमें समग्र रूप से इसको 110वां स्थान मिला हुआ है, जिसमें संस्थान की जो गति है वह 8.50 पेटाफ्लॉप्स है। एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर क्षमता से लैस है और इस क्षमता में भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत इसे स्थापित किया गया। भारत द्वारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीति आयोग ने AI आधारित एक क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना का सुझाव दिया हुआ है और एरावत जो है एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को इसका नाम दिया गया है, जिसमें एरावत यानी कि AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन है। सीडेक पुणे स्थित स्थापित परम सिद्धि AI को टॉप 500 सूची में 185वां स्थान मिला है और यह भारतीय उष्णदेशीय
मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्यूष को टॉप 500 सूची में नवीनतम सूची में 230वां स्थान प्राप्त हुआ है और राष्ट्रीय मध्यमावधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा के स्थापित मिहिर सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 सूची में 388वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय कंप्यूटरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका आता है परम रुद्र, जिसे 27 सितंबर 2024 को उद्घाटन किया गया था, जिसमें एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र कोलकाता, परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी, परम आनंद आईआईटी गांधीनगर, परम पोरोल एनआईटी तिरुचिरापल्ली, परम त्रिवेगा आईआईएससी बेंगलुरु, परम गंगा आईआईटी रुड़की, परम शिवाय आईआईटी बीएचयू और परम सिद्ध शक्ति आईआईटी खड़गपुर, परम ब्रह्मा आईआईएसईआर पुणे, परम युक्ति जेएनसीएएसआर जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, परम संगणक आईआईटी कानपुर, परम सिद्धि सीडेक पुणे। इसके अंतर्गत ये भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर रहे हैं। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई में मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण किया गया है। इसके बारे में जानते हैं कि अप्रैल 2024 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई स्कैनर आई सेल्ट में मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की है। फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा आई सेल्ट नामक एक सुपर एमआरआई स्कैनर का निर्माण किया गया है, जो कि मानव मस्तिष्क की विस्तृत तस्वीरें लेने में सक्षम है। आई सेल्ट जो है एक तरीके से विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई मशीन है और फ्रांस के ऊर्जा आयोग द्वारा विकसित इस मशीन का प्रारंभिक परीक्षण वर्ष 2021 में 1 यानी कि पंपकिन पर किया गया। आइसलैंड जो है आइसलैंड फार्म मशीन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 11.7 टेस्ला है और जो कि अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली मानक एमआरआई मशीन के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला के बीच होता है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब जान लेते हैं एमआरआई के बारे में। एमआरआई जो है वह एक तरीके से पूर्ण रूप इसका यानी कि पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसमें एक चीड़-फाड़ करने की प्रक्रिया मुक्त इमेजिंग तकनीक है, जो कि त्रिआयामी विस्तृत शारीरिक छवियां उत्पन्न करती है और इसका उपयोग बीमारी का पता लगाने, निदान और उपचार की निगरानी के लिए किया जाता है। और एमआरआई एक प्रकार का स्कैनर है जो शरीर के अंदर की छवि लेने के लिए चुंबकत्व और रेडियो तरंगों का उपयोग करके चित्र बनाता है। तो ये एमआरआई के बारे में है। अब आता है दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का जो अनावरण किया गया है उसके बारे में। यह जो रेल है इसे इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया की ये रेल हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया। यह रेल जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण है, जिसे बूस यानी कि इसका वाकु हेमंत ऑपरेशन ऑप्टिमल सिस्टम हैबिट इसका पूर्ण नाम है और इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। और यह रेलवे परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बांडुंग शहर से जोड़ती है और इस हाई स्पीड रेल में विद्युत ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और इस बूस्ट की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत की स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है, जिसमें 7 हाई स्पीड रेल आती है कॉरिडोर, जैसे कि दिल्ली लखनऊ वाराणसी, दूसरा आता है वाराणसी पटना हावड़ा, तीसरा आता है दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, चौथा आता है दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर अमृतसर, पांचवा आता है मुंबई नासिक नागपुर, छठा आता है आपका मुंबई पुणे हैदराबाद, सातवां आता है चेन्नई बेंगलुरु मैसूर। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा जो टॉपिक है वैज्ञानिक परिदृश्य, इसके अंतर्गत 2 मेजर टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका शरीर एवं स्वास्थ्य विषय वैज्ञानिक गतिविधियां और इससे रिलेटेड इसके आगे के जितने भी टॉपिक है उनको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।